सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई हैं। कितनी हैं? 770 आपकी पोस्टें हैं। जो आपकी योग्यता है 12 पास है। इसी के साथ किस विभाग में है यह मध्य प्रदेश के भू अभिलेख प्रबंधन समिति द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, जो आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसी के साथ संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। जैसे ही हम चयन विभाग ओपन करेंगे, हमने जैसे ही चयन विभाग ओपन किया, चयन विभाग जैसे ही चयन विभाग ओपन करेंगे, इस पे यहाँ लिखा है चयन पोर्टल ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से जानकारी आएगी। जैसे ही हम यहाँ ओके करते हैं MPLRS पर, यहाँ पर जैसे ही हम गो पर जाते हैं तो गो पर आपके सामने यह जो जानकारी है सामने आ जाती है। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन भर्ती 2025-26 हेतु समय सारणी। जो आपकी वैकेंसी है यह मध्य प्रदेश भू प्रबंधन समिति द्वारा दी गई हैं आपको, और इसकी संपूर्ण जानकारी जैसे ही हम यहाँ देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की यह वैकेंसी है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आपकी 5 मार्च से 3 अप्रैल लास्ट है। इसी के साथ यहाँ आप क्लिक कर इसे ओपन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके 5 मार्च से यहाँ आप क्लिक करके इसे ओपन करके भर सकते हैं। आगे पेमेंट की है, ये आपका नोटिफिकेशन है और रूल बुक है। तो इसमें हम रूल बुक देखते हैं। रूल बुक पर जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे सामने आपकी रूल बुक आ जाती है। मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु संविदा नियुक्ति भर्ती नियम। यह अभी जो नियुक्ति है आपकी संविदा पर है, और सभी को पता है कि धीरे धीरे इसमें परमानेंट हो जाएंगे। क्या है संविदा पर? अभी आपने कुछ दिन पहले देखी होगी न्यूज के संविदा की जो न्यूज देखी थी उसमें 10 साल से जो भी संविदा पर हैं उन्हें परमानेंट किया जा रहा था। हमारे चैनल पर भी बताई गई थी। अब हम देखते हैं इसकी अन्य जानकारियां। अन्य जानकारियां आपकी इस प्रकार हैं। कार्यालय मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल। इसी के साथ हम यदि इसे थोड़ा जूम कर लें तो यह साफ दिखेगा आपको। यह आपकी 2/3/26 को दी गई है विज्ञप्ति। इसी के साथ ये पत्र क्रमांक वगैरह दिया गया है कि किस पत्र क्रमांक के अनुसार यह विज्ञप्ति निकाली है। जब भी विज्ञप्ति आती है तो उसमें पत्र क्रमांक दिया रहता है, कोई सी भी आपकी विज्ञप्ति हो। अब हम देखते हैं इसमें अन्य जानकारियां, योग्यता क्या है और पद कितने हैं। नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, पद का नाम है। पद की रिक्तियां हैं 770, इसमें रिक्त पद हैं। इसी के साथ है मासिक मानदेय है 5200, 20,200 और 1900 आपकी ग्रेड पे है। अब शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव क्या क्या लगेगा आपके लिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आपका CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए। 12 पास हो और CPCT इसके लिए योग्यता रहेगी। अब इसमें आगे पैरा में हम देखते हैं। आगे पैरा में आयु सीमा क्या है। आयु सीमा है आपकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। 1/1/26 के अनुसार गणना की जाएगी। जो आपकी आयु सीमा 1/1/26 को 18 से 40 साल होना चाहिए। इसी के साथ SC ST OBC महिला आरक्षण अनारक्षित दिव्यांग के लिए जो अधिकतम आयु सीमा शासकीय नियम के अनुसार 5 साल की छूट दी जाएगी। जो भी इनके लिए आरक्षण है उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं। आयु की गणना हेतु वह जन्म तिथि मान होगी जो 10वीं की मार्कशीट में है। आयु की गणना कैसे की जाएगी? जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वह आपकी मान होगी। आगे देखते हैं। केवल मध्य प्रदेश केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो इन पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए नहीं लिया जा रहा है। जो अदर स्टेट के हैं सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए यह वैकेंसी है। आगे हम देखते हैं इसकी अन्य जानकारियां, तो यह रही आपकी रिक्त पदों की संख्या। डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्त पदों की संख्या कितनी है आपके सामने यह रही। रिक्त पदों की संख्या आपकी कितनी है?
अनारक्षित में आपकी 209 है, एससी में 123 है, एसटी में आपकी 154 है, ओबीसी में आपकी 208 है और ईडब्ल्यूएस में 76 है। टोटल मिलाकर 770 आपके पद हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, कितनी कितनी हैं आप देख रही। अनारक्षित वर्ग के लिए 73 हैं, एससी के लिए 43 हैं, एसटी के लिए 54 हैं, ओबीसी के लिए आपकी 73 हैं और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए आपकी 27 सीटें हैं। आगे कुछ और रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग, जो दिव्यांग हैं उनके लिए कितना आरक्षण है उसमें सीटें दी गई हैं। तो ये जो दिव्यांग हैं, एलडी है 12 है, वीएच है 11 है, एचएच है 12 है और एमडी है 11 है। तो ये दिव्यांग अलग अलग प्रकार से होते हैं। जो इसमें फॉर्म डालेंगे वह इस बात को जानते हैं। आगे यदि हम देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित याचिका के अनुसार पिछड़े वर्ग के लिए क्या चल रहा है, सभी को पता है कि 14% पर उन्हें ज्वाइनिंग दी जा रही है, 13% उनके होल्ड किए जा रहे हैं। जबकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इसे आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन आपको पता है कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ी लंबी चलती है, इसलिए इसको आगे जारी रखा जा रहा है क्योंकि कोर्ट में केस है। तो जो भी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनके 13% पर अभी ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी, ज्वाइनिंग को होल्ड कर लिया जाएगा। तब कोर्ट का केस आएगा, जो भी फैसला आएगा उसको मान्य किया जाएगा। यदि पक्ष में आता है तो अभ्यर्थियों के लिए और अलग से उनके लिए रखा जाएगा, यदि पक्ष में नहीं आता है तो फिर उस वैकेंसियों का क्या होगा पता नहीं है। ओबीसी में ही बैकलॉग में आएंगी या फिर उन्हें जनरल में डाल दिया जाएगा, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो 13% होल्ड है वह इस प्रकार से रखा जाएगा, यह होल्ड की प्रक्रिया है। अब आगे जानकारी आपके लिए आवेदन प्रक्रिया कैसी है। आवेदन के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि उसमें लिंक दी गई है, आपको आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। यह आपकी साइट है, इस पर आप कर सकते हैं। विज्ञापित तिथियां हैं इसकी, वैसे पहले जानकारी दी गई है, यहाँ भी देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 5 मार्च है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि 12/3 और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि आपकी 4/4 है। तो यह जो तिथियां हैं, यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं तो इनको ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं ऑफलाइन एवं आपूर्ति आवेदन। यह ऑफलाइन एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से ऑफलाइन और अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, जो कागज हैं कौन कौन से लगेंगे। इसमें आवश्यक दस्तावेज के साथ अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची, जो आपकी हाई स्कूल की अंक सूची है उसे करना है। इसी के साथ 12 की अंक सूची के साथ ही आपको 10th हो गया, 12th हो गया। अब आपका सीपीसीटी, सीपीसीटी जो आपने पास किया है उस स्कोर कार्ड को आपको यहाँ पर स्कैन करना है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, साथ ही साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वह भी देना है। इसी के साथ आपकी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस, उन्हें अपना ईडब्ल्यूएस का लगाना है। यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सीपीसीटी के साथ ही आपको मूल निवासी और जाति, जाति जो जाति के आधार पर आरक्षण है उनके लिए जाति लगाना है, जो आर्थिक रूप से है उन्हें ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना है। अब हम देखते हैं आगे आगे आपकी जानकारी, सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि जो दिव्यांग है उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लगाना है। अब आगे हम जानकारी, नियुक्ति प्रक्रिया आपकी, आवेदकों को मेरिट सूची में सीपीसीटी के स्कोर के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। आगे देखते हैं, आवेदकों को मेरिट सूची में सीपीसीटी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी की जाएगी। इनके लिए जो सीपीसीटी है उसके अनुसार आपका ज्वाइनिंग होगी। कैसे होगी, सीपीसीटी के स्कोर कार्ड से अंकों की गणना
निम्नानुसार की जाएगी। किस प्रकार से की जाएगी, अब हम देखते हैं। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। जो आपका प्रथम सेक्शन होता है वह कंप्यूटर प्रोसीड का होता है और दूसरा आपका रहता है वह सेक्शन नेट टाइपिंग का होता है। एक तो जो 2 भाग हैं, पहला भाग आपका जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह होता है और दूसरा आपका टाइपिंग का होता है। 2 भाग होते हैं। इसी के साथ आपकी जो स्पीड है हिंदी और इंग्लिश की उसमें दी रहती है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी टाइपिंग में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ क्वालिफाई होना आवश्यक है, जैसे हिंदी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। मेरिट में आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है जितने वर्ड पर मिनट है उसके अनुसार आपकी लिस्ट बनेगी। हिंदी टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई होने के साथ साथ मेरिट निर्धारित की जाएगी। कंप्यूटर में जो आपके नंबर दिए रहते हैं उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर यह किया जाएगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई किया है। जिन्होंने हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई किया है सिर्फ उनके लिए ही लिया जाएगा। जिनका हिंदी टाइपिंग में आप फेल हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा। तो पहली प्राथमिकता क्या है कि आपकी हिंदी की स्पीड होना चाहिए। इसी के साथ जो आपके कंप्यूटर में नंबर हैं दोनों को देखा जाएगा। एक अभ्यर्थी है उसके कंप्यूटर में मान लीजिए 39 नंबर हैं, हिंदी की आपकी है 90-80%, यानी यदि हम वर्ड में देखें तो आपकी 40 वर्ड प्रति मिनट है। यह है आपकी स्पीड है। अब दूसरा जो अभ्यर्थी है उनकी इसमें 39 है कंप्यूटर में और उनकी हिंदी में 41 वर्ड प्रति मिनट है, तो ये आगे निकल जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर दोनों की किसी की सेम हो जाती है, मान लीजिए कंप्यूटर में भी नंबर सेम है और हिंदी की टाइपिंग भी बिल्कुल सेम है, अब उसमें किसे ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो आगे दिया गया है। यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोसीड में समान अंक होते हैं तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। हमने जैसे अभी बताया कि दोनों में कंप्यूटर में समान है तो हिंदी के अंक जिसमें ज़्यादा है टाइपिंग के उन्हें दी जाएगी। अगर दोनों में एक से हैं तो आगे लाइन है आपके लिए, हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट ली जाएगी। कंप्यूटर में भी समान है, हिंदी में भी समान है, तो आपकी इंग्लिश टाइपिंग देखी जाएगी। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश टाइपिंग में भी समान है, तीनों समान है, तो क्या किया जाएगा? तो मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर में, हिंदी में, अंग्रेजी में यदि उनके सभी समान अंक होते हैं तो आयु की गणना के आधार पर लिया जाएगा। वैसे ऐसा नहीं होता है, फिर भी रियल केस में अगर ऐसा होता है तो वो पहले से विज्ञप्ति में सब लिख के देते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर में जो आपके सेम नंबर, हिंदी में सेम नंबर, इंग्लिश में सेम नंबर, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ तो क्या होगा फिर, जो आयु है, जिसकी आयु ज़्यादा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी आयु कम है, ऐसा लगता है वह अभी तैयारी कर लेंगे, उनके पास अभी समय बहुत है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अब आगे देखते हैं। उम्मीदवारों के नियमों एवं चयन मापदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। उम्मीदवारों को नियमों और चयन मापदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि किस आधार पर पात्र होंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान अयोग्य पाया जाता है और किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है। उम्मीदवार चयन परीक्षा के बाद भी यदि किसी भी समय गलत पाया जाता है जो उसने जानकारी दी है, अगर वह घोषित है तो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा। ये तो सभी को पता रहता है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, वेटिंग भी डाली जाएगी, जिनकी वैधता प्रमाणित घोषित होने के 18 माह तक होगी। जो वेटिंग है, वेटिंग दी जाएगी। यदि इनमें से नहीं मिलते हैं अभ्यर्थी तो 18 महीने इनकी वैधता होगी, 18 महीने तक आपकी जो वेटिंग है ली जाएगी, इसके बाद फिर नहीं ली जाएगी। उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरांत पदों की पूर्ति हेतु चॉइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। जब जिसका नाम आ जाएगा तो चॉइस फिलिंग अलग से होगी। ये ऐसा कि सभी में होता है, पहले पेपर देना होता है लेकिन इसमें अंकों के आधार पर है। इस विज्ञप्ति संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वह हमने देखी। ऐसे ही अपडेट आते रहते हैं। कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जो बड़ी मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच पाते और हम इन नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट पहुंच सकें। ऐसे ही अपडेट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली जानकारी के साथ, अगले अपडेट के साथ।